अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम साइंस 2 के थर्ड वाले चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में आप लोग ने इस चैप्टर का स्टार्ट का पार्ट देखा था। उन पार्ट्स में हमने रिप्रोडक्शन क्या होता है वो पढ़ा था। वो कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब कि उसके दो टाइप हमने पढ़े थे, जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद रिप्रोडक्शन को पढ़ने के बाद हमने उसको ये भी देखा था कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। एक्चुअल में स्टूडेंट, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन हमने पढ़ा था और उसे हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो आपके इस स्क्रीन पे जो लास्ट वाला पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट वाली लाइन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज़ बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। फिर रिप्रोडक्शन के दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हमने देखे थे, वो असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हमको दोनों स्टडी करना है, लेकिन अब तक जो हमने स्टार्ट किया है वो है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक ही गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी या तो वो कोई एक ही पेरेंट का गैमेट होगा। और उसके बाद इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने कुछ उसके एडवांटेज भी देखे थे और उसका डिसएडवांटेज भी देखा था। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर जो ग्रोथ होता है या इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत रैपिडली होता है। और इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये माना जाता है कि जब इस टाइप से प्रोड्यूस हुए ऑर्गेनिज्म का जब वो फिनिश होते हैं तो बहुत ही रैपिडली उनका क्या हो जाता है, फिनिशिंग पॉइंट भी उनका बहुत जल्दी करीब आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें यहाँ देखी थी। इसके बाद हमने स्टडी करते हुए हमने ये देखा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरह से फॉलो करते हैं। हमें दोनों देखना है, असेक्सुअल में यूनिसेलुलर भी देखना है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी देखना है। हमने जो स्टार्ट किया था वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, जिसमें हम लोग ने 3 पार्ट को स्टडी किया था। पहला, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं तो बाइनरी फिजन, उसके बाद दूसरा वाला मल्टीपल फिजन और तीसरा वाला बडिंग। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या फॉलो करेंगे, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जब वो बाइनरी फिजन का सिस्टम फॉलो करते हैं, यानी कि जब वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन करते हैं, तो इसमें हमने देखा था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं और उसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होता है और इस तरह से वो 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम बाइनरी फिजन का नाम देते हैं। अब इस बाइनरी फिजन में भी हमने ये भी स्टडी किया था कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक सिस्टमेटिक वे में अपने आप को डिवाइड करता है और उसके हिसाब से उस बाइनरी फिजन का नाम दिया गया था। फॉर एग्जांपल, अगर हम अमीबा का एग्जांपल लेते थे तो अमीबा किसी भी एक्सिस से अपने पेरेंट सेल को डिवाइड कर सकता है, इसलिए उसे सिंपल बाइनरी फिजन का नाम दिया गया। अगर वो पैरामीशियम है तो वो अपने आप को हॉरिजॉन्टली बाइनरी फिजन में डिवाइड करता है, इसलिए उसे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का नाम दिया जाता है। इसी तरीके से तीसरा जो ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल था बाइनरी फिजन में वो था यूग्लिना। यूग्लिना अपने आप को जब डिवाइड करता है तो वो वर्टिकली अपने आप को डिवाइड करता है, इसलिए उसे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का नाम दिया गया। तो इन सारे एग्जांपल्स को हम पहले से स्टडी कर चुके हैं। अब बाइनरी फिजन के बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल फिजन भी हमने देखा था कि किस तरह से अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा अपने सीडोपोडिया को अरेंज करता है और अपने चारों तरफ सिस्ट का प्रोडक्शन करता है। सिस्ट एक इस तरह से लेयर होती है जो उसे अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है और वो इंटरनली उसी सिस्ट के अंदर बहुत सारे अमीब्यूल की रिप्रोड्यूस करते जाता है और जब फेवरेबल कंडीशन होते हैं तो वो सिस्ट एक जगह से क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है या वो सिस्ट को ओपन कर देते हैं। उसके बाद उसके अंदर से बहुत सारे अमीब्यूल यानी डॉटर अमीबा रिलीज़ होते हैं। यहाँ पर हमने मल्टीपल फिजन देखा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। तीसरा और आखिरी जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वो बडिंग था, कि किस तरह से ईस्ट नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एक सेल से 2 सेल और उस तरीके से कई सारे नंबर ऑफ़ सेल्स को प्रोड्यूस करता है और वो सारे नंबर ऑफ़ सेल्स जो हैं यानी डॉटर सेल्स जो हैं वो उसी पेरेंट सेल से कनेक्टेड होते हैं।
फेवरेबल कंडीशन में, और जब उनको ये लगता है या उस मैच्योरिटी लेवल पे जब वो पहुंच जाते हैं कि वो खुद इंडिपेंडेंट सर्वाइव कर सके, तो वो अपने पेरेंट सेल से लीव हो जाते हैं। इस तरह से बडिंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हुए असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। आज के इस लेक्चर को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और ये बी वाला पॉइंट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इस टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या चीज़ें होती हैं, इनमें कौन कौन से एग्जांपल्स दिए गए हैं और किस तरह से वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं। अब आप सब जानते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब जो एक सेल से ज़्यादा होते हैं, जिसमें हमारा भी एग्जाम्पल आता है, यानी ह्यूमन बीइंग का भी आता है। अब आप बोलेंगे सर ह्यूमन बीइंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसका भी एग्जाम्पल स्टडी करना चाहिए, लेकिन हम जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं वो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम अब तक किस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को स्टडी कर रहे हैं? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलोड बाय दी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अब हमको ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से कुछ एग्जांपल्स हैं जो मल्टी सेलुलर हैं और साथ ही साथ वो असेक्सुअल फॉलो करते हैं, मतलब सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, सिंगल गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं यहाँ पर स्पायरोगायरा का। अब आप स्पायरोगायरा के बारे में पहले से सुनते आ रहे हैं। स्पायरोगायरा एक प्लांट है, यानी किंगडम प्लांटी से बिलोंग करता है। एक तरह का वो ग्रास होता है जो पानी के ऊपर ग्रोथ करता है ना। बहुत सारे पॉन्ड्स में और बहुत सारे ऐसा पानी जो काफ़ी दिनों से जमा हो उसके ऊपर वो स्पायरोगायरा का जो ग्रास है वो ग्रोथ करता है या अपने आप को वहाँ पर वो प्रोड्यूस करता है। अब देखना ये है कि स्पायरोगायरा का जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। अब स्पायरोगायरा फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस कैसे फॉलो करते हैं उसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पे एक स्पायरोगायरा का जो पूरा रिबन है वो देख रहे हैं। तो जो स्पायरोगायरा जब स्टार्टिंग में होता है इनिशियल लेवल पर, वो अपने आप को अकेला क्या करता है, ग्रोथ करता है। जब वो मैच्योर कंडीशन पे पहुंचता है तो वो स्पायरोगायरा अपने रिबन को या अपने एक थ्रेड को बीच में से दो में डिवाइड कर देता है, और इस तरह से वो दो डॉटर स्पायरोगायरा जो है मल्टी सेलुलर है, ध्यान रहे, वो दोनों भी आगे चल के ग्रोथ करते हैं और दो नए स्पायरोगायरा बनाते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है। आइए इसे यहाँ पर भी हम रीड कर सकते हैं। आप पैराग्राफ देख सकते हैं यहाँ पर। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल, आप पैराग्राफ देख सकते हैं यहाँ पर। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या नाम है इसका? फ्रेगमेंटेशन। स्पायरोगायरा फ्रेगमेंटेशन, जैसा कि नाम से एक्सप्रेस हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन यानी फ्रेगमेंट करना, हिस्से करना, अलग अलग करना। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये होता है। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट स्टार्ट्स टू लिव एज एन इंडिपेंडेंट न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसा अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि एक स्पायरोगायरा का जो रिबन होगा वो अपने आप को दो में या उससे ज़्यादा में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और हर एक फ्रेगमेंट इंडिपेंडेंटली एक नया स्पायरोगायरा के तौर पर अपने आप को सर्वाइव कराता है। ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन एल्गी लाइक स्पायरोगायरा एंड स्पंजेस लाइक साइकन। अब एल्गी आप समझते होंगे, ये एक किंगडम है एल्गी आप जिसमें देख सकते हैं कि ऐसे टाइप के प्लांट्स आते हैं जो काई जैसे दिखते हैं, यानी कि ग्रीन होते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क काई। जब बारिश का पानी या किसी भी पानी जहाँ पर बहुत दिनों तक वो जमा होता है तो वहाँ पर वो चीज़ें हमको देखने को आती हैं। तो उसमें से एक स्पायरोगायरा का एग्जांपल है और स्पॉन्जेस लाइक साइकन का भी एक एग्जांपल दिया गया है।
वेन एवर देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब आगे का प्रोसेस यहाँ पर इस पैराग्राफ में आप सुन सकते हैं। वेन एवर देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल टू स्पायरोगायरा, जब अच्छा खासा पानी और उनको जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होगा अपनी ग्रोथ के लिए वो ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा। इट्स फिलामेंट, जो स्पायरोगायरा का जो ग्रीन कलर का रिबन होता है ना, उसे हम फिलामेंट्स के नाम से भी जानेंगे। इट्स फिलामेंट्स ग्रो अप वेरी फास्ट एंड ब्रेक्स अप इनटू मैनी स्मॉल फ्रेगमेंट्स। तो वो बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को ग्रोथ करेगा और बहुत सारे स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में यानी कि पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड करेगा। ईच फ्रेगमेंट स्टार्ट्स टू लिव इंडिपेंडेंटली एज अ न्यू स्पायरोगायरा फाइबर। हर एक फ्रेगमेंट एक नए स्पायरोगायरा फाइबर या रिबन के तौर पर अपने आप को सर्वाइव कराता है। इफ़ द बॉडी ऑफ साइकन ब्रेक्स अप एक्सीडेंटली इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स, तो ये तो स्पायरोगायरा का एग्जांपल हो गया। अब जो इफ़ द बॉडी ऑफ साइकन का बता रहा है वो क्या है, साइकन का एग्जांपल है कि ब्रेक्स अप एक्सीडेंटली इनटू मैनी फ्रेगमेंट। साइकन का जो एग्जांपल है वो अपने आप को खुद से डिवाइड नहीं करता, एक्सीडेंटली अगर उसको कोई डिवाइड कर दे, यानी कि किसी ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स की वजह से वो अपने आप को जब डिवाइड कर देता है तो ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू न्यू साइकन, बिल्कुल स्पायरोगायरा के जैसा। लेकिन स्पायरोगायरा खुद से काम करता है डिवाइड करने का, और साइकन जो है वो किसी दूसरे पर्पस से या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या होता है वो डिवाइड हो जाता है, एक्सीडेंटली हो जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन बहुत ही आसान सा टॉपिक था, इसलिए हम ज़्यादा उस पर बात नहीं करेंगे। फ्रेगमेंटेशन एक पार्ट से दो या उससे ज़्यादा पार्ट बनाते हुए हर एक फ्रेगमेंट, हर एक उसका पार्ट इंडिपेंडेंट सर्वाइव करेगा। और इसमें आप एग्जांपल याद रखेंगे स्पायरोगायरा और साइकन का, ठीक है। आइए अब असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्पायरोगायरा के बाद हम देखते हैं रीजनरेशन, सेकंड वाला एग्जांपल रीजनरेशन। और ये रीजनरेशन जो फॉलो करता है वो प्लानेरिया नाम का एक एनिमल जो है वो फॉलो करता है। अब जैसा कि आप यहाँ पे रीजनरेशन देख रहे हैं, तो रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन दो अलग अलग वर्ड हैं। रीजनरेशन का मतलब रीजनरेट करना, यानी किसी पार्ट से अपने आप को रीजनरेट करना, और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि स्टार्ट से यूनिसेलुलर से लेकर के पूरी एक बॉडी को डेवलप कर लेना, वो रिप्रोडक्शन होता है। तो दोनों वर्ड में फ़र्क है, आप ज़रा ध्यान से देखिए। तो अब हम देखते हैं रीजनरेशन। प्लानेरिया नाम का जो एनिमल है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है, और वो किस तरह से रीजनरेशन के प्रोसेस को असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करते हुए फॉलो करेगा, आइए देखते हैं। यू मे नो दैट वॉल लिजार्ड, यानी यहाँ आपकी कॉमन जो हमारे घर में दिखने वाली छिपकलियाँ होती हैं उसकी बात कर रहा है। ब्रेक्स अप एंड डिस्कार्ड सम पार्ट्स ऑफ इट्स टेल इन इमरजेंसी। हमने देखा है कि अक्सर जो हमारे घर में जो दीवारों पर या कहीं कोनों में या बहुत जहाँ पर कुछ सामान रखा होता है उसके आसपास जो छिपकली दिखती है, जब हम उसे मारने की कोशिश करते हैं या सर्टन किसी कंडीशन में वो अपने टेल पार्ट को अपनी बॉडी से क्या कर देती है, अलग कर देती है। उसी का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, डिस्कार्टेड पार्ट इज़ रीजनरेटेड आफ्टर अ पीरियड। और अगर उसी छिपकली को हम ऑब्जर्वेशन में रखें, जिसको हमने मारा था तो उसने अपना टेल पार्ट अपनी बॉडी से अलग कर दिया था, तो उसी अगर हम छिपकली को या लिजर्ड को हम ऑब्जर्वेशन में रखें कई दिनों तक या महीनों तक, तो आप देखेंगे कि उसका टेल पार्ट जो कट के अलग हो गया है वो तो यूज़लेस है, ठीक है, उसे आप फेंक देंगे। लेकिन वो छिपकली जो सर्वाइव कर रही थी विदाउट टेल, कुछ महीनों में या कुछ दिनों में आप देखेंगे कि उसके उसी पार्ट पे फिर से टेल का ग्रोथ हो रहा है ना। तो ये रीजनरेशन का आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको रीजनरेशन समझ में आ रहा होगा। डिस्कार्डेड पार्ट इज़ रीजनरेटेड आफ्टर अ पीरियड, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड रीजनरेशन। अब हम देखेंगे कि पूरी बॉडी या पूरा नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनना, क्योंकि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पार्ट तो बनाना होता नहीं है ना। हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, कौन सा, असेक्सुअल, किसके अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो स्टूडेंट हमें ये देखना होगा कि किस तरह से कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। लिजर्ड के एग्जांपल में सिर्फ उसका टेल पार्ट डेवलप होता है, सही ना, तो वो उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो इंक्रीज़ हुए नहीं, तो हम उसे रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे, उसे लिमिटेड रीजनरेशन कहेंगे। अब ये रीजनरेशन जो और है वो रिप्रोडक्शन में कब कन्वर्ट होगा, आइए देखते हैं। हाउएवर, फोर्थ लाइन से हम यहाँ देखेंगे, हाउएवर अंडर सर्टेन सिचुएशन एन एनिमल प्लानेरिया ब्रेक्स अप इनटू इट्स body into two parts and thereafter each parts regenerates remaining part of the body and thus two new planaria are formed. This is called as regeneration. तो
अब आपने यहाँ पे देखा कि एक ऐसा एनिमल कि जब वो अपनी बॉडी को डिवाइड कर लेता है या ब्रेक हो जाती है उसकी बॉडी किसके अंदर, 2 पार्ट के अंदर, ठीक है, ब्रेक्स अप इट्स बॉडी इनटू 2 पार्ट्स, तो उसकी बॉडी का हर एक पार्ट बाकी के पूरी बॉडी के पार्ट को डेवलप कर लेता है। यानी अगर आप यहाँ पे 3.8 जो फिगर बना हुआ है उसको देखें तो आप देख सकते हैं आसानी के साथ कि वहाँ पे एक प्लानेरिया है ब्राउन कलर में, डार्क ब्राउन कलर में, और जब वो प्लानेरिया डिवाइड हो जाता है, जो मिडल में आपको दिख रहा होगा कि उसका हेड वाला पार्ट अलग हुआ और टेल वाला पार्ट अलग हो गया, तो उसके 3 पार्ट ऑलमोस्ट बन चुके हैं। वो हेड पार्ट से ऊपर की तरफ एक पूरा प्लानेरिया डेवलप कर लेता है। वो टेल पार्ट से आप देख रहे होंगे नीचे के साइड पे जो फिगर दिखाया गया है उसमें से एक पूरा प्लानेरिया डेवलप कर लेता है, और वो अपने मिडल वाले पार्ट से, बॉडी के मिडल वाले पार्ट से वो पूरा प्लानेरिया डेवलप कर सकता है। तो इस तरह से 3 पार्ट से उसने 3 प्लानेरिया के ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर लिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है यानी ऑर्गेनिज्म, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, रीजनरेशन के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी कहेंगे। समझ में आ रहा है? लिजर्ड के एग्जांपल में ओनली रीजनरेशन था, रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, इसलिए इसको हम रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। एक बार वो लाइन आप फिर से देखिए, कौन सी लाइन, लास्ट वाले पैराग्राफ के 4th लाइन, However, under certain situations, an animal planaria breaks up its body into 2 parts and thereafter each part regenerates remaining part of the body and thus 2 new planaria are formed. This is called as regeneration. तो स्टूडेंट, रीजनरेशन यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ने असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हुए अपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल को इंक्रीज़ किया, रीजनरेशन को यूज़ करते हुए, उसका जो प्रोसेस है रीजनरेशन का, लेकिन आगे चल के हम उसे रिप्रोडक्शन ही में काउंट करेंगे। तो अब स्टूडेंट, फ्रेगमेंटेशन के बाद जो स्पायरोगायरा में या साइकन में हुआ था, रीजनरेशन सेकंड वाला टॉपिक। अब हम तीसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं, बडिंग, और ऐसा ही एक टॉपिक हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी स्टडी किया था ईस्ट के एग्जाम्पल में, वो यूनिसेलुलर था। अब हम यहाँ मल्टी सेलुलर में बडिंग देखेंगे। तो बडिंग का मतलब तो आप जानते ही होंगे, जैसा कि यहाँ पे बडिंग नाम है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जिस तरह से जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं या ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ में भी और प्लांट्स में भी जब वो एक नया ब्रांच निकलना स्टार्ट होता है तो वहाँ पर एक छोटा सी ओपनिंग होता है, वहाँ पर हल्का ब्राउनिश कलर के लीव्स निकलते हैं और एक लाइट ग्रीन कलर का एक हल्का सी ब्रांच निकलना स्टार्ट होता है, तो उसको हम बडिंग कहते हैं, है ना। और हम अगर हिंदी में कहें तो बहुत सारे आपने देखा होगा कि रोज़ प्लांट जो होते हैं घरों में रखे हुए, वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स निकलते हैं, कलियाँ जिसे कहते हैं, और उसमें से बाद में फ्लावर बनता है, तो उसे बडिंग कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी हम देखेंगे कि एक साइड से कुछ जो प्लांट है उसको वो नया प्लांट डेवलप होने की कोशिश करता है, इसलिए उसे बडिंग का नाम दिया गया है। अब इस बडिंग के एग्जाम्पल में हम यहाँ मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें एग्जाम्पल लेंगे हाइड्रा का, और आप जानते हैं कि हाइड्रा एक प्लांट में काउंट होता है। आइए रीड करते हैं। In case of Hydra, under favorable condition, at specific part of its body, an outgrowth is formed by repeated divisions of regenerative cells of body wall. यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रा जो है, अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो जहाँ जिसके नीचे हाइड्रा लिखा हुआ है सिर्फ, वो एक कंप्लीट पेरेंट हाइड्रा है। उसके आप अगर स्टेम पार्ट को देखेंगे तो स्टेम पार्ट थोड़ा सी स्वेलिन लग रहा है, और सेकंड वाले पिक्चर में वहाँ से बर्ड निकलता हुआ आपको ऑब्ज़र्व होगा। थर्ड वाले पिक्चर में नेसेंट हाइड्रा नाम का एक छोटा हाइड्रा उसी बर्ड से ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो जो छोटा वाला हाइड्रा, जो नेसेंट हाइड्रा जिसमें लिखा हुआ है, वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म के तौर पर आगे सर्वाइव करेगा। नेसेंट का मतलब फ्रेशली बॉर्न होता है, यानी जो अभी अभी प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, आइए फिर से देखते हैं, पैराग्राफ को देखिए। इन केस ऑफ हाइड्रा, अंडर फेवरेबल कंडीशंस एट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, एन आउटग्रोथ इज फॉर्म बाय रिपीटेड डिविजन्स ऑफ रीजनरेटिव सेल्स ऑफ द बॉडी वॉल। इसका जो बॉडी वॉल होता है वहाँ पे जो रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, वो उस रीजनरेटिव सेल्स क्या करते हैं, अपने आप को रिपीटेड डिविजन्स में बार बार रिपीट होते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, और इस वजह से वहाँ पर एक आउटग्रोथ फॉर्म होता है। ठीक है, आगे की लाइन, दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज बर्ड। उसी आउटग्रोथ को हम बर्ड के नाम देते हैं।
Bud grows up progressively and finally forms a small hydra. Dermal layers, dermal का मतलब होता है स्किन, ठीक है, यहाँ जो dermal वर्ड है उसका मतलब होता है स्किन. Dermal layers and digestive cavity of the budding hydra are in continuity with those of parent hydra. अब इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जब वो नेसेंट हाइड्रा जो है या जो बर्ड है वो अपने पेरेंट हाइड्रा के साथ कनेक्टेड होता है. और कौन कौन से कंडीशन में बताया है, तो डर्मल लेयर यानी उसकी स्किन एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, और साथ ही साथ जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कैविटी, डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ द बडिंग हाइड्रा आर इन कंटिन्यूटी विथ दोज ऑफ पेरेंट हाइड्रा. यानी यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि पेरेंट हाइड्रा जब तक नेसेंट हाइड्रा या नया जो उसका हाइड्रा है वो उसकी बॉडी से कनेक्टेड होता है, तो पेरेंट हाइड्रा नए वाले नेसेंट हाइड्रा को कम्प्लीटली न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा और स्किन से उसका प्रोटेक्शन भी करता है, बिल्कुल एक पेरेंट्स की तरह. ठीक है स्टूडेंट, फिर से लाइन देखिए. डर्मल लेयर्स एंड डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ द बडिंग हाइड्रा आर इन कंटिन्यूटी विद दोज ऑफ पेरेंट हाइड्रा. पेरेंट हाइड्रा सप्लाइज न्यूट्रिशन टू द बडिंग हाइड्रा, ये मैंने आपको बताया. बडिंग हाइड्रा सेपरेट्स, कब सेपरेट होगा, फ्रॉम पेरेंट हाइड्रा एंड स्टार्ट्स टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ व्हेन इट ग्रोज अप एंड बिकम्स एबल टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ. वो अपने आप को सेपरेट कर लेता है कब, जब वो इस लायक हो जाता है कि वो इंडिपेंडेंट सर्वाइव कर सके, है ना. बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि हम अपने ह्यूमन बीइंग की फैमिलीज़ में देखते हैं ना. मैं यहाँ एक मजाक कर रहा हूँ आप लोगों से कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने आप को एक अलग फैमिली में सेपरेट कर देते हैं. तो हम यही कह सकते हैं कि जब तक हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारी सारी चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे कंप्लीट करते रहते हैं, और उसी तरीके से पेरेंट हाइड्रा अपने बडिंग हाइड्रा जो नेसेंट हाइड्रा है उसकी सारी रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन, खाना और प्रोटेक्शन वगैरह वो उसको कंप्लीट करते रहता है. और जब नेसेंट हाइड्रा इस लायक हो जाता है कि वो इंडिपेंडेंट सर्वाइव कर सके नेचर में, तो वो वहाँ से सेपरेट हो जाता है. तो इस तरह से एक हाइड्रा से 2 हाइड्रा बन जाएगा. क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है इसलिए इसे हम रिप्रोडक्शन में काउंट करेंगे. अब ये रिप्रोडक्शन कहाँ हुआ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हुआ. किसके एग्जाम्पल, हाइड्रा का एग्जाम्पल. ठीक है, कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल. इसमें किसी दूसरे पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ. तो स्टूडेंट आइए अब हम चौथे वाले एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं, चौथे वाले प्रोसेस की तरफ बढ़ सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब देखना है कि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है. नाम से आपको एक्सप्रेस हो रहा होगा वेजिटेटिव, यानी कि वेजिटेबल से रिलेटेड होगा ना कुछ. तो कुछ वेजिटेबल्स आजकल की टेक्निक्स के थ्रू हम जानते हैं कि उसे हम सीड्स से नहीं प्रोड्यूस करते. नॉर्मली कोई भी चीज़ जो होती है, किसी प्लांट का जो रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है वो सीड से होता है, लेकिन टेक्निक सीख करके या हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी के अंदर हमने बहुत सारे मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने क्या किए हैं, इन्वेंट कर लिए हैं, और उसी रिप्रोडक्शन टेक्निक को सीख करके हम ये देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो दूसरे वेजिटेटिव प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं और उनकी क्वांटिटी बढ़ती है. तो आइए देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरह से यहाँ पर यूज़ होता है. पॉइंट नंबर 4 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. सारे प्लांट्स जिनके आप यहाँ पर फ़ोटोज़ या पिक्चर्स देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि स्वीट पोटैटो का एग्जांपल दिया हुआ है, नॉर्मल पोटैटो का भी एग्जांपल है जो हम खाते हैं. ब्रायोफाइलम एक आपका एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि उसके लीफ से ही नए प्लांट जो हो रहे हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं. तो देखते हैं कि किस तरह से ये होते हैं. अगर मैं इनमें से कुछ एग्जांपल अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करूँ तो ब्रायोफाइलम जो आपको यहाँ पर एक लीफ बना हुआ है, इसके लीफ से अगर आप देखोगे तो ये ऐसे टाइप का लीफ होता है कि उसके लीफ पे जहाँ पर ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर उसे हम किसी सॉइल के अंदर है ना हल्का सी रख दें तो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर सॉइल के उसी लीफ से, सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी लीफ से ही नए प्लांट को क्या करेगा, रिप्रोड्यूस कर देगा. तो एक नया प्लांट बन गया, इसलिए हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन. और कौन सा रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल. अब उसके बाद यहाँ पर पोटैटो को भी आप देखते होंगे कि पोटैटो जो होता है उसके सीड्स वगैरह हम यूज़ नहीं करते. नॉर्मल पोटैटो की जो एग्रीकल्चर होता है, जो उसका फार्मिंग होती है, वो एक पोटैटो को 4-5 पीस के अंदर क्या करते हैं, कट करते हैं और सॉइल के अंदर रखते हैं, और कुछ दिनों या महीनों में उसके अंदर से प्लांट्स का ग्रोथ होता है और हमको रूट्स के फॉर्म में पोटैटोज़ मिलते हैं. अब आप बोलेंगे सर किसी भी पोटैटो को हम कट करके रखेंगे तो इस तरह का एग्रीकल्चर होगा क्या? ऐसा नहीं होता. आपने पोटैटोज़ पे देखा होगा कि जो
ऐसे पोटैटोज़ होते हैं जो जिनके ऊपर हल्का हल्का ग्रीन कलर का एक बर्ड जैसा दिखता है ना, जिससे हम पकाने के टाइम पे या हम उसे खाने के टाइम पे हम उसे ऊपर से उसका जो कवर है छील करके निकाल देते हैं, है ना, छिलका उसका जिसे हम कहते हैं, उसका जो वो काट करके निकाल देते हैं, हम उसे खाने में यूज़ नहीं करते। लेकिन वो ग्रीन कलर का बर्ड पोटैटो के रिप्रोडक्शन में या उसके एग्रीकल्चर फार्मिंग में बहुत ज़रूरी होता है। हर वो पीस जिसे हम सॉइल के नीचे रखेंगे एग्रीकल्चर के लिए, हर वो पीस के अंदर आई बर्ड, पोटैटो बर्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। तब उसी बर्ड से एक नए प्लांट का क्या होता है, ग्रोथ होता है, और फिर हर पीस में आपको नंबर्स ऑफ पोटैटोज़ सॉइल के नीचे रूट्स के फॉर्म में दिखेंगे, है ना। चलिए अब पैराग्राफ देख लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव रूट पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, तो रूट से भी हो सकता है रिप्रोडक्शन, स्टेम से भी हो सकता है, लीफ से भी हो सकता है, एंड बर्ड इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पर की 2-3 लाइन में आप उसका डेफिनेशन टाइप लाइंस देख सकते हैं कि किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है या किसे कहते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स, जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया या बर्ड हो गया, तो इनके थ्रू अगर रिप्रोडक्शन होता है तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सिंपल है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पोटैटोज इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ आईज present on tuber, whereas in bryophyllum it is performed with the help of birds present on leaf margin। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रायोफाइलम जो होता है लीफ मार्जिन पे जो बर्ड्स होते हैं वहाँ से एक नए प्लांट को रिप्रोड्यूस करता है, और जो पोटैटोज़ के जो बर्ड्स होते हैं, आइज़ होते हैं, वहाँ से वो एक नए प्लांट को रिप्रोड्यूस करता है। इन केस ऑफ प्लांट्स लाइक शुगर केन एंड ग्रासेस, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन नोड्स। अभी आप शुगर केन का एग्जांपल देखेंगे तो शुगर केन में आपने देखा होगा कि हर थोड़े गैप के बाद एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है जो बहुत हार्ड होता है, जिसे हम नॉर्मली अपने दांतों से जल्दी खींच नहीं पाते, है ना। तो उसी नोड लाइक स्ट्रक्चर को या आप रिंग जैसे स्ट्रक्चर को आप कह सकते हो कि वो बर्ड्स हैं, और वहाँ से ही शुगर केन के नए प्लांट्स का ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ दे रहा है, इन केस ऑफ प्लांट्स लाइक शुगर केन एंड ग्रासेस, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन occurs with the help of birds present on nodes. Plants like carrot and radish perform vegetative propagation with the help of roots. तो कैरेट्स और जो आपका दूसरा एग्जांपल यहाँ पे रेडिश का लिया हुआ है, ये रूट्स से क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी अगर इसकी रूट्स हमें मिल जाए और हम सॉइल के अंदर रख दें तो वो अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाएगा तो वो एक नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ रही है, इसलिए हम इसे रिप्रोडक्शन का नाम देंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। चौथा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब हम आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पोर फॉर्मेशन। अब ये स्पोर फॉर्मेशन जो है, यहाँ पर आप देखोगे स्पोर फॉर्मेशन, तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है फंगस का, ठीक है। और इस फंगस के एग्जाम्पल में उसने, जैसे हमारे घरों में भी हमने ये देखा होगा कि जो हमारे घरों में रोटी होती है कई दिनों की रखी हुई, या ब्रेड होता है, ब्रेड जो हम बाहर से लाते हैं, इन चीज़ों पे अक्सर काफ़ी दिनों से अगर वो रखा है तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, फंगस लग जाती है ना। फंगस समझते हैं ना आप लोग, जिसे नॉर्मल हिंदी में फफूंद का नाम देते हैं शायद, या फफूंदी भी कहते हैं। तो वो लगने के बाद वहाँ पर कैसा होता है, हमें तो नहीं दिखता कि उसके अंदर ऐसे राइजोड होता है या स्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजियम होता है, क्योंकि वो कैसा होता है, बहुत छोटे लेवल पर होता है ना। अगर आप उसे डिटेल में माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर आपको ये जो राइट हैंड साइड पे फिगर बना हुआ है स्पोर फॉर्मेशन का, वहाँ पर वो वैसा दिखेगा। तो वो कैसा होता है कि हाइपे से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो पूरी जहाँ पर भी ये आपका फंगस लगा हुआ है पूरी जगह वो फैल जाता है, और उसके ऊपर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बलून जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, जिसमें क्या होता है कि स्पोर्स कहा जाता है। और वो बलून जैसे जो स्ट्रक्चर हैं वो आपको राउंड आपको दिख रहा होगा, स्पोरेंजियम, है ना, क्या कहते हैं उसे, स्पोरेंजियम। वो स्पोरेंजियम फेवरेबल कंडीशन में अपने आप को ब्लास्ट करता है, और या तो आप कह सकते हो कि ओपन कर देते हैं, और अंदर से बहुत सारे स्पोर्स रिलीज़ होते हैं, और वो स्पोर्स कहीं पर भी पूरे आप चपाती कहो, रोटी कहो या ब्रेड कहो, कहीं पर भी अगर वो वापस से जाकर के गिरते हैं और वो मॉइस्चर उन्हें मिलता है तो वो फिर से क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से फंगस का रिप्रोडक्शन हो जाएगा जैसा कि पहले था। तो इस तरह से पूरा सिस्टम चलता है, स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए उसे स्पोर फॉर्मेशन का नाम देते हैं।
आइए एक पैराग्राफ स्पोर फॉर्मेशन देख लेते हैं कि किस तरह से असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फंगस करता है। एग्जाम्पल यहाँ फंगस का है, ध्यान रखिएगा आप लोग। टेक अ पीस ऑफ वेट ब्रेड मतलब हल्का मॉइस्चर वगैरह होना चाहिए, और भाकरी नॉर्मल आप उसे भाकरी को हम चावल की रोटी भी शायद कहते हैं, या आप चपाती भी समझो। एंड कीप इट इन ह्यूमिड प्लेस मतलब वहाँ पर थोड़ा हल्का गर्म होना चाहिए, जैसे कि नॉर्मल रूम कंडीशन में हम रख सकते हैं। फंगस विल ग्रो ऑन इट विदिन 2-3 डेज, 2-3 दिन में आप देखोगे उस पर फंगस आ जाएगा। ऑब्जर्व द फंगस अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कहा था ना मैंने कि आपको ऐसे नेकेड आई से दिखता नहीं है, आप उसे माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम। फंगाई लाइक म्यूकर हैव फिलामेंटस बॉडी, फिलामेंटस मतलब फाइब्रस बॉडी है ना, फिलामेंट धागे जैसा होता है वो। दे हैव स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया क्या होता है, आप देख सकते हैं ना ऊपर की तरफ जो स्पोरेंजियम डायग्राम में, अगर आप फिगर में आप देखेंगे तो ब्राउन कलर की जो बलून जैसे राउंड सर्कल जैसे दिख रहा है ना, वो है स्पोरेंजिया। वंस द स्पोर्स आर फॉर्म्ड स्पोरेंजिया बर्स्ट, तो जब स्पोर्स उसके अंदर बन जाता है तो वो स्पोरेंजियम जो है वो बर्स्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है, फट जाता है। एंड स्पोर्स आर रिलीज्ड। स्पोर्स जर्मिनेट इन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस एंड न्यू फंगल कॉलोनी इज फॉर्म। जहाँ भी वो जा करके गिरेंगे, अगर वहाँ उनको मॉइस्चर मिलता है और हल्का सी वार्मनेस मिल जाता है तो वो नए तरीके से फंगस को ग्रोथ कर सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ी, इसका मतलब रिप्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने देखा कि किस तरह से स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करते हुए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फंगस जो है वो अपना रिप्रोडक्शन करता है। तो स्टूडेंट यहाँ अब तक के 5 एग्जाम्पल में हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में ये पढ़ा कि किस तरह से वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। फटाफट मैं 5 के नाम यहाँ पर आपको बता दूँ। सबसे पहला हमने देखा था कि फ्रेगमेंटेशन वहाँ पर स्पाइरोगारा और साइकन का एग्जांपल था, वो अपने पार्ट्स को डिवाइड करके बॉडी को ग्रोथ करते थे। फ्रेगमेंटेशन के बाद रीजनरेशन था, रीजनरेशन में हमने प्लानेरिया का एग्जांपल देखा था। आप एग्जांपल याद रखेंगे है ना, बहुत जगह पूछा जा सकता है फिलअप मैचअप में है ना। फ्रेगमेंटेशन के बाद हो गया रीजनरेशन, सेकंड वाला कंप्लीट। रीजनरेशन के बाद जो थर्ड वाला हमने देखा था वो था बडिंग है ना, जिसमें हाइड्रा का एग्जांपल था। फोर्थ वाला आपके सामने है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल पोटैटो, शुगर कैन, स्वीट पोटैटो, ब्रायोफाइलम और ग्रासेस वगैरह का भी देखा था। 5वां एग्जांपल जो था वो स्पोर फॉर्मेशन, और इसमें हमने फंगस का एग्जांपल देखा था। ठीक है, फंगस का नाम भी यहाँ पर आपको दिया गया था, फंगाई लाइक म्यूकर। तो इस तरह से हमने ये 5 एग्जाम्पल्स को देखते हुए असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो किया है। अब स्टूडेंट हमारे इस अगले टॉपिक में अगर आप देखोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम यहाँ स्टडी करेंगे अपने अगले लेक्चर में। आज के इस लेक्चर को मैं इन्हीं 5 टॉपिक पे ख़त्म करता हूँ। छोटा सा ये लेक्चर आज के लिए बनाया गया है, आप इसे पूरा देखिए है ना। बड़े लेक्चर्स आप देखते नहीं हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ मैसेज करते हैं कि सर बड़े लेक्चर्स हम नहीं देखते हैं, छोटे बनाइए। अब समझ में नहीं आता है कि ये बच्चे चाहते क्या। खैर ये आज का लेक्चर छोटा सी है और ज़्यादा इसमें कुछ समझाने जैसा था ही नहीं, जो चीज़ें लिखी थी ये इन्फॉर्म करना था बस आपको, इसलिए मैं बिना किसी वीडियो और इमेजेस के ये लेक्चर्स आपको डिलीवर कर रहा हूँ। आप इसे देखिए और मिलते हैं कल के लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।